Ravindra Controle, the man suspected of being Mumbai's serial killer, has in fact killed 20 people during the last 2 years. एक ऐसा क्राइम जिसने मुंबई के लोगों को उनकी टीवियों से जोड़कर रख दिया। सिर्फ टीवियों से नहीं, मुंबई के लोगों को मजबूर कर दिया कि वो रात 10 बजे के बाद अपने घरों से बाहर ना निकले। ऐसा क्राइम जिसके बारे में पुलिस और न्यूज़ चैनल्स ने काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया। जो काम उनके द्वारा किया जाना था वो नहीं किया। न्यूज़ चैनल्स ने सिर्फ एक काम किया, डर बेचा, न्यूज़ नहीं दिखाई। तो इस केस के बारे में जानने के लिए हमें वापस चलना पड़ेगा 2006 में। तो चलिए चलते हैं 2006 में। 4 अक्टूबर 2006 मरीन ड्राइव फुट ओवर ब्रिज के नीचे मिलती है एक लाश। पहले तो पुलिस वालों को लगता है कि ये किसी बेघर की लाश। इन्वेस्टिगेशन पे ये पता चलता है कि ये एक टैक्सी ड्राइवर की लाश है जिसका नाम विजय गौड़ है। पुलिस ने एफआईआर लिखी, मर्डर की एफआईआर, 150 पन्नों की एफआईआर। वापस से पुलिस स्टेशन आज़ाद मैदान पुलिस में जाके ये एफआईआर सिर्फ धूल खाते, लेकिन ये केस जैसा दिख रहा था वैसा ये केस था नहीं। पुलिस ने सोचा कि ये एक नॉर्मल मर्डर है, वेंजेंस वाला मर्डर होगा और ये केस थोड़े दिन बाद रफा दफा कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। 4 दिन बाद मुंबई हॉकी एसोसिएशन, मरीन लाइंस के पास ही मुंबई हॉकी एसोसिएशन है, वहाँ पे एक और लाश मिलती है। इस बार इस लाश की शिनाख्त नहीं हो पाती है। इस लाश पे इतनी गंदी तरीके से किसी भारी चीज़ से अटैक किया गया रहता है कि लाश पहचान में ही नहीं आती है कि ये लाश किसकी लाश है। शिनाख्त भी नहीं कर पाता उस लाश की कोई। और पुलिस ने जब तहकीकात की तो उसके पास से कोई ऐसी आईडी बरामद नहीं होती है। ये सारे जो मर्डर्स हो रहे थे वो होमलेस लोगों के मर्डर्स हो रहे थे, और ये किलर लोगों के मर्डर तब करता था जब लोग नींद में सो रहे हों। 14 नवंबर 2006 एक और मर्डर कमिट होता है। ये मर्डर होता है अल सवा बिल्डिंग के पास। अल सवा बिल्डिंग एनएस रोड पे लोकेटेड है मुंबई में। ये प्रोमिनेंट साइट्स हैं ये, और कितने पॉश एरियाज से अगर ऐसे रैंडमली लाशें शो अप करना चालू कर दें तो ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसे इग्नोर किया जा सके। तो पुलिस अब पैनिक कर जाती है कि ये रैंडम मर्डर्स कौन कर रहा है। इसी बीच पुलिस की तहकीकात चालू होती है। पुलिस इस क्राइम को सीरियसली लेना चालू कर देती है। फिर 14 दिसंबर 2006 को एक और लाश मिलती है। ये लाश मिलती है चर्च गेट स्टेशन के पास से, लेकिन इस लाश में कुछ स्ट्रेंज था। इस लाश के पास से एक किंगफिशर की बियर बॉटल बरामद होती है, और ये सारी लाशें जो शो अप कर रही थी दे वर हाफ नेकेड। तो जब फॉरेंसिक रिपोर्ट में पहले उन लाशों के बारे में पता करने के लिए भेजा गया था उनको, फॉरेंसिक रिपोर्ट जब आई वापस, तो उसमें सेक्सुअल असॉल्ट का भी एक एंगल आ रहा था। ये दोनों एंगल सामने आए, एक बियर बॉटल और सेक्सुअल असॉल्ट का भी एंगल, लेकिन मीडिया ने ये सेक्सुअल असॉल्ट का पूरा एंगल साइड लाइन करके सिर्फ बियर को पोर्ट्रे किया, क्योंकि बियर एक अच्छी हेडलाइन बना रही थी और बियर अच्छी हेडलाइंस सेल करती। तो उस बारे में काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन फैली, जिससे उस किलर का नाम, उस कातिल का नाम द बियर मैन पड़ गया। अब मुंबई में वो कातिल द बियर मैन नाम से फेमस हो चुका था। कौन था ये बियर मैन? वो क्यों होमलेस लोगों का मर्डर करता था? उसका मॉडस ऑपरेंडी क्या था और वो क्या चाहता था? क्या वो एक साइकोपैथ था या फिर उसके मर्डर्स के कुछ कारण भी थे? स्वागत है आप सभी का तहकीकात के एपिसोड 1 में। ये एक बारबरस किलर था जो कि पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ता था, हिंट्स छोड़ा करता था। तो इन्हीं बीच पुलिस को एक लाश और बरामद होती है, और इस लाश के पास से पुलिस को एक हैंड रिटन नोट बरामद होता है, एक हाथ से लिखा हुआ नोट। और पुलिस तुरंत उस नोट को बरामद करके सेफली इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज देती फॉरेंसिक लैब में। और प्रेस को भी ये बात पता चल चुकी थी कि एक हैंड रिटन नोट बरामद हुआ है एक लाश के पास से। प्रेस में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट था और लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट था टू नो अबाउट दिस नोट।
सो जब पुलिस अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो पुलिस न्यूज़ चैनल्स को ये इन्फॉर्म करती है कि इस नोट में जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं सारी जम्बल्ड हैं। जम्बल्ड इन द सेंस कि आगे पीछे करके शब्द लिखे हुए हैं, शब्दों का कोई सेंस नहीं बनता है। मे बी जो किलर था वो यही लैंग्वेज समझता होगा, या फिर वो किलर का स्टेट ऑफ माइंड काफ़ी ख़राब था तभी वो ऐसे जंबल टेक्स्ट लिखता था। लेकिन उनमें से सिर्फ एक सेंटेंस का सेंस बनता था, जिसका मतलब ये निकल के आता था, वेलकम टू द क्लैन, आपका मेरी क्लैन में स्वागत है। दिस माइट हैव बीन अ पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिज होमोसेक्सुअलिटी, कि वो ऐसे होमोसेक्सुअल्स का पकड़ के मर्डर कर देता था, या फिर जो मर्डर्ड लोग थे वो होमोसेक्सुअल नहीं थे, सिर्फ किलर होमोसेक्सुअल था। वो ऐसे स्ट्रेट लोगों का मर्डर करके उनके साथ अभद्र काम करता था। कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अब एक टास्क फोर्स गठित कर दी जाती है टू हंट डाउन दिस बियर मैन, क्योंकि ये हाथ से निकलता जा रहा था और उसके क्राइम्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे और लोगों के बीच में टेरर भी काफ़ी फैल गया था। तो बियर मैन को पकड़ने के लिए एक टास्क फोर्स गठित की जाती है। तो साल था 2006। 2006 में एक और मूवी आई थी जिसका नाम था धूम 2। धूम 2 में मिस्टर ए एक चोर था जिसका रोल ऋतिक रोशन ने प्ले किया था। तो उसमें एक सीन आता है, सीन में इंस्पेक्टर जय, जो कि अभिषेक बच्चन ने जिसका रोल प्ले किया था, इंस्पेक्टर जय ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है कि मिस्टर ए अगली बार कहाँ पे स्ट्राइक करेगा, एक पैटर्न्स के हिसाब से। वही मुंबई पुलिस के साथ चल रहा था। मुंबई पुलिस भी प्रिडिक्ट करने की कोशिश करती है कि अगली बार ये बियर मैन कहाँ पे स्ट्राइक करेगा। तो एक सीनियर पुलिस ऑफिसर, जिनका नाम नहीं रिवील किया गया, कॉन्फिडेंशियल रखा गया उनका नाम, पता नहीं क्यों रखा गया, लेकिन पुलिस की अपनी पॉलिसीज होती होंगी कुछ, तो उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया कि ये जो बियर मैन है अगली बार ग्रैंट रोड पे स्ट्राइक करेगा। और ये हर थर्सडे को मर्डर करता था। 10 में से 8 मर्डर्स जो कमिट हुए थे वो थर्सडे को हुए थे। तो एक बात ये भी सामने आई कि जो मर्डर्स कमिट होंगे वो थर्सडे को होंगे और ग्रैंट रोड पे होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मैप के हिसाब से मरीन ड्राइव से चर्च गेट की तरफ स्ट्राइक करता रहता था। तो बीच में ही कहीं वो स्ट्राइक करने वाला था। पहले उसने सी फेसिंग एरियाज में मर्डर्स किए, फिर अगले बंच ऑफ मर्डर्स उसने वानखेड़े स्टेडियम के साइड किए, फिर अगले बंच ऑफ मर्डर्स उसने चर्च गेट स्टेशन पे किए। अब वो चर्च गेट स्टेशन से आगे बढ़ने वाला था। तो चर्च गेट स्टेशन से आगे बढ़ने पे हमें ग्रैंट रोड मिलता है। तो ग्रैंट रोड के लिए एडवाइजरी जारी की गई। हालांकि ये एडवाइजरी पूरा मरीन ड्राइव से चर्च गेट और पूरी मुंबई के लिए जारी की गई कि लोग रात में ना निकले, इकट्ठे ना हो, और सारी क्लबिंग, सारे हैंगआउट स्पॉट्स रात में बंद हो गए थे उस टाइम पे। पुलिस ने एक्सपेक्ट किया कि किलर जल्दी ही ग्रैंट रोड पे स्ट्राइक करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पुलिस को बीच में ही एक ब्रेक थ्रू मिल जाती है। ये ब्रेक थ्रू मिलती है थ्रू अ स्निफर डॉग। एक स्निफर डॉग एक पब्लिक टॉयलेट में घुसता है चर्च गेट स्टेशन के, और पब्लिक टॉयलेट में एक आयरन ग्रे शर्ट के पास जाके रुक जाता है। पुलिस अपना होल्ड तुरंत इस ग्रे शर्ट पे ले लेती है। ये ग्रे शर्ट के बारे में पता लगाया जाता है तो पास में काम करने वाले पेवमेंट ड्वेलर्स ये बताते हैं कि ये ग्रे शर्ट रविंद्र कंत्रोले नामक एक आदमी की है। रविंद्र कंत्रोले जो कि दर्शन राणे गैंग का एक गैंग मेंबर था। 2006 के टाइम पे दर्शन राणे गैंग काफी सक्रिय हुआ करती थी। तो ये रविंद्र कंत्रोले दर्शन राणे गैंग का ही एक मेंबर था। आगे तहकीकात बढ़ती है, पुलिस हंट करना चालू कर देती है रविंद्र कंत्रोले को। पुलिस जब रविंद्र कंत्रोले के बारे में पता करते करते पहुंचती है तो वो एक अब्दुल रहीम नामक व्यक्ति के पास पहुंचती है। तब ये पता चलता है कि अब्दुल रहीम ही रविंद्र कंत्रोले है। रविंद्र कंत्रोले ने अपनी आइडेंटिटी बदल ली है, अब वो अब्दुल रहीम के नाम से जाना जाता था। तो पुलिस तुरंत उसको पकड़कर हिरासत में ले लेती है और उसको वापस आज़ाद मैदान पुलिस स्टेशन ले आती है। तो कौन था ये रविंद्र कंत्रोले एके अब्दुल रहीम? इसके बारे में जानने के लिए हमें 2 मिनट रविंद्र कंत्रोले के बारे में जानना पड़ेगा। रविंद्र कंत्रोले का बचपन कुछ अच्छा नहीं गुजरता है। ये कांवा में पैदा हुआ एक धोबी परिवार से ताल्लुकात रखता था। बचपन में ही रविंद्र कंत्रोले को अपने घर से दूर, मुंबई से दूर पुणे भेज दिया जाता है अपने रिलेटिव के पास, क्योंकि रविंद्र कंत्रोले के जो पिताजी थे
वो आए दिन जेल में बंद हुआ करते थे छोटी मोटी चोरी के केसेस में। तो रविंद्र कंतरोले को पुणे भेज दिया जाता है अपने एक रिलेटिव के पास रहने के लिए। लेकिन कंतरोले को अपने रिलेटिव का घर बिल्कुल पसंद नहीं आता था, वो उसको जेल की तरह लगता था और वो इस जेल से आज़ाद हो जाना चाहता था। एक टाइम आता है जब रविंद्र कंतरोले के सर के ऊपर पानी गुजर जाता है, क्योंकि उसको काफ़ी हरास किया जाता है उसके रिश्तेदार के घर। तो वापस मुंबई वापस आ जाता है और मुंबई वापस आने के बाद उसने क्राइम की दुनिया अपना लेती है। पहुंचते ही वो अपने टीनेजर्स में दर्शन रानी गैंग ज्वाइन कर लेता है। अब वो क्राइम्स कमिट करना चालू करता है। एक्सटॉर्शन, रेगुलर धमकियां देना, लोगों के साथ मारपीट करना, ये उसका अब नया पेशा बन जाता है। वो अपने आप को मुंबई की सड़कों का राजा पोर्ट्रे करने लगता है और रेगुलरली ब्रॉथल्स, तवाइफ खाने विजिट करने लगता है। उसको ये लाइफस्टाइल काफ़ी पसंद आ रही थी। तभी उसकी मुलाकात अंजलि नामक एक युवती से होती है जब वो ब्रॉथल्स विजिट करता है। तो जैसा कि रविंद्र कंतरोले एके अब्दुल रहीम बताता है कि he fell in love with that woman in a Bollywood style। अब रविंद्र कंतरोले प्यार में पड़ चुका था अंजलि के और वो 25,000 रुपए इकट्ठा करके अंजलि को उस ब्रॉथल से छुड़ा कर ले जाता है। 2006 के टाइम पे 25,000 काफ़ी अच्छा अमाउंट होता था। तो उस ब्रॉथल से छुड़ा कर अंजलि को ले जाता है और वो नई फैमिली स्टार्ट करता है। और उसके बाद उसकी एक डॉटर होती है, दीपा नाम रहता है जिसका। मैं भी इस स्टोरी को पढ़ते समय उतना पजल्ड था जितना मैं बताते समय भी पजल्ड हूँ। ये किलर की प्रोफाइल पे सूट नहीं कर रहा है कि वो क्राइम की दुनिया धीरे धीरे छोड़कर अपनी एक फैमिली बसाने की कोशिश करता है। हालांकि अभी भी उसका प्रिजन में इन एंड आउट चलता रहता है। एक प्रिजन विजिट में वो प्रिजन के अंदर एक डिवाउट मुस्लिम से मिलता है जो कि उसका ब्रेन वॉश करता है और उसको इस्लाम में कन्वर्ट कराने के लिए सारी कोशिश लगा देता है। रविंद्र कंतरोले उस डिवाउट मुस्लिम के जाल में फंस चुका था। जेल से बाहर आता है, अपनी फैमिली के साथ तुरंत अजमेर जाता है और अजमेर में जाके अपना कन्वर्जन कर लेता है। अब वो रविंद्र कंतरोले नहीं, अब्दुल रहीम बन चुका था और उसने वड़ा पाव का नया स्टॉल खोल लिया था चर्च गेट पे ही और एक छोटी सी दुनिया अपनी चालू कर देता है। और साथ ही साथ वो एक पुलिस इंफॉर्मेंट भी बन जाता है। इन 10 बारबरस मर्डर्स के लिए जब पुलिस उसको पकड़ कर ले जाती है तो अब्दुल रहीम कई बार प्लीड करता है कि साहब मैंने गंदा काम छोड़ दिया है। लेकिन पुलिस वर हैविंग नन ऑफ हिज टॉक्स, क्योंकि पुलिस आए दिन ऐसे क्रिमिनल से डील किया करती थी। पुलिस वर वेरी श्योर दैट दे गॉट देयर मैन। अगर कोई पुलिस से भी ज़्यादा श्योर था तो मुंबई की प्रेस थी। मुंबई की प्रेस ने ऑलरेडी उसको मर्डरर डिक्लेयर कर दिया था। वो दिखता भी एक सीरियल किलर जैसा था, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़े बाल, बड़ी बड़ी मूछें, एक स्कल कैप। न्यूज चैनल्स ने भी ऐसा बोला कि बियर मैन इज फाउंड। अब लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। खुशी का माहौल फैल जाता है चर्च गेट और मरीन लाइंस के बीच में। पटाखे छूटते हैं और वापस से नाइट लाइफ रिज्यूम हो जाती है। लेकिन 22 जनवरी 2006 को रविंद्र कंतरोले पकड़ लिया गया होता है। उसके बाद केस चलता है। जनवरी में ही सेशन कोर्ट ने रविंद्र कंतरोले को फास्ट ट्रैक सजा सुनाई। ये सजा थी उम्र कैद की। उसके बाद रविंद्र कंतरोले का नार्को टेस्ट भी होता है। नार्को टेस्ट में रविंद्र कंतरोले ने ये बात एडमिट की कि उसने 15 लोगों का मर्डर किया है, 10 का नहीं 15 का। Has in fact killed 20 people during the last 2 years. During his narco analysis test yesterday, Controller admitted that he had killed at least 20 people during the last 2 years and 7 over the last 3 to 4 months alone. But the Mumbai police have also conducted a handwriting test. Ravindra Controller has allegedly confessed to being a psychopath. During his narco test, he said he was a psychopath and that he liked the color of blood. वो अपने पहले विक्टिम्स को बियर पिलाता था, उसके बाद जब वो नशे में हो जाते थे तो उनका मर्डर कर दिया करता था। लेकिन जब पुलिस ने क्वेश्चन किया रविंद्र कंतरोले को अबाउट हिज सेक्सुअलिटी कि वो होमोसेक्सुअल था और वो असॉल्ट कमिट करता था इन लाशों के साथ, तो रविंद्र कंतरोले ने ये बात पूरी तरीके से डिनाई कर दी। उसने ये एक्सेप्ट नहीं किया कि उसने असॉल्ट किया है इन लाशों के साथ। रविंद्र कंतरोले ने ये बताया कि अब मैंने नया धर्म अपना लिया है, मैं इस्लाम में कन्वर्जन कर चुका हूँ अपना, और मेरे धर्म के ये काफ़ी खिलाफ है
यहाँ पे आके बात फंस जाती है, क्योंकि लाशों के साथ असॉल्ट भी हुआ था, मर्डर करके असॉल्ट हुआ था। अगर मर्डर रहीम ने किया है तो असॉल्ट कौन कर रहा था? क्योंकि नार्को टेस्ट में रहीम ने डिनाई कर दिया कि दिस वाज अगेंस्ट हिज रिलीजन। 2 केस हो सकते हैं यहाँ पे, 3 हो सकते हैं बेसिकली, कि अब्दुल रहीम झूठ बोल रहा था नार्को टेस्ट में भी, या फिर अब्दुल रहीम एक गैंग चलाया करता था जिसमें रहीम मर्डर्स कमिट करता था और गैंग मेंबर्स असॉल्ट। तीसरी बात यह हो सकती है कि अब्दुल रहीम के पीछे भी कोई स्पाई करता था जो कि एक नेक्रोफाइल था। वो वेट करता था अब्दुल रहीम कब लोगों को मौत की घाट उतार दे और उसके बाद वो जाके असॉल्ट कमिट कर सके इन लाशों के साथ। ये सारे पॉसिबल केसेस हो सकते थे। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है, मार्च का टाइम आता है। ये एक ऐसा टाइम है जहां पे ये केस नया मोड़ लेता है। शुरुआती 4 दिनों के मार्च में ग्रैंट रोड, जहां पे पुलिस ने एक्सपेक्ट किया था ये बियर किलर स्ट्राइक करेगा, वहां पे 2 लाशें टर्न अप होती हैं और 2 लाशों का मर्डर करने का तरीका सेम रहता है, बियर किलर जैसा। तो ये मर्डर्स कमिट कौन कर रहा था? अब्दुल रहीम तो जेल में था। तो यहाँ पे एक और नई थ्योरी आती है। एक बहुत फेमस न्यूज चैनल ने उस टाइम पे रिपोर्ट पब्लिश की। रिपोर्ट में ये बताया गया कि अब्दुल रहीम एक गैंग चलाया करता था। अब अब्दुल रहीम जेल में था तो ये गैंग मर्डर्स कमिट कर रहे थे। दूसरा सीन ये हो सकता है कि अब्दुल रहीम वॉजेंट द बियर किलर, जैसा कि अब्दुल रहीम बोल रहा था। तीसरा केस ये हो सकता है कि एक कॉपी कैट क्राइम था। अब्दुल रहीम ने सारे होप्स गिव अप कर दिए थे, लेकिन द पर्सन हु वॉजेंट गिविंग अप हिज होप वॉज अब्दुल रहीम का लॉयर। अब्दुल रहीम के लॉयर ने ये केस हाई कोर्ट में प्रेजेंट किया। हाई कोर्ट में काफी मजाक उड़ा पुलिस और न्यूज चैनल्स का। सारे ये जो एविडेंसेस थे कई बार हौच पौच में बहुत हरी में प्रेजेंट किए गए और एक मेस बना दिया गया कोर्ट में एविडेंसेस का, जिससे अब्दुल रहीम के खिलाफ जो केस था वो काफी वीक लग रहा था। ये एक वीक केस बन चुका था, जिसके कारण सितंबर 2009 में आफ्टर 2 years ऑफ दिस केस अब्दुल रहीम को बाइज्जत बरी कर दिया गया। लेकिन अब्दुल रहीम बाइज्जत बरी होने के बाद भी कई बार छोटे मोटे केसेस में उठा लिया जाता था। चोरी हो, एक्सटॉर्शन हो, कुछ भी हो, अब्दुल रहीम को तुरंत आज़ाद मैदान की पुलिस उठा के ले आती थी, हालांकि वो छूट जाता था। उसके बाद एक बहुत ही बड़ा मेजर केस सामने आता है जिसमें अब्दुल रहीम को एज अ मेजर सस्पेक्ट पकड़ा जाता है और उसके कंसेंट के खिलाफ डीएनए टेस्ट किया जाता है। ये केस था रेप एंड मर्डर ऑफ 3 वुमेन, जिसमें से एक को पानी में फेंक दिया जाता है और इसका मर्डर करने का तरीका वाज वेरी अलाइनिंग विद दैट ऑफ बियर मैन। इस बार भी रवींद्र कंतोले को पकड़ा जाता है, उसका डीएनए टेस्ट लिया जाता है। डीएनए रिपोर्ट्स हालांकि नेगेटिव आ जाती हैं, लेकिन रवींद्र कंतोले वाज शेम्ड। इस केस के बाद अब्दुल रहीम हैड इनफ ऑफ इट। अब्दुल रहीम ने अब अपनी दाढ़ी मूछें सारी उड़ा दी, डिस्गाइज में चला गया, अपनी नई आइडेंटिटी उसने पिकअप कर ली। पकड़े, बोले चलो गाड़ी में बैठो। ऐसा गाड़ी में बैठा, मैं बोले सर कहाँ लेके जा रहे हैं? तो बोले नहीं नहीं चल कपड़े चौकी में तुझे डीएनए करने लेके जा रहे हैं। उसने दोबारा से वड़ा पाव का बिजनेस चालू करना स्टार्ट किया, लेकिन मुंबई की जनता दे ऑलवेज सॉ हिम एज अ सीरियल किलर। ये जो केस है ये आज तक सॉल्व्ड नहीं है। ये सारे के सारे मर्डर्स अभी भी अनसॉल्व्ड हैं। इन केसेस के बारे में, इन मर्डर्स के बारे में कोई लीड नहीं मिला आज तक। बियर मैन नहीं पकड़ा गया। इन द एंड इट्स अ स्टोरी अबाउट अ सीरियल किलर हु गॉट अवे। भले ही वो सीरियल किलर कोई और हो। एंड इट्स वेरी इंट्यूटिव टू से दैट अब्दुल रहीम वाज बियर मैन। सो थैंक यू फॉर मेकिंग इट टिल द एंड। I'll attach my social medias in the description, जहाँ पे आप मुझे सजेस्ट कर सकें कि मैं अगला और कौन से टॉपिक्स कवर कर सकूं। जिन टॉपिक्स के बारे में आप काफ़ी क्यूरियस हैं उन टॉपिक्स को आप सजेस्ट कर सकते हैं। I'll be very happy to cover those topics। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो I'll do that, क्योंकि स्क्रिप्टिंग करने में, लिखने में काफ़ी समय जाता है और ये काम जन जागरूकता का है। तो I hope I'll get
everyone's support in this. See you again in the next episode of Tehqiqat.